कानपुर शहर में रहने वाले मिश्रा परिवार में शादी की खबर आई थी। घर में हल्की हल्की तैयारियों की बातें शुरू हो चुकी थी। अरे सविता बहू सुनो तो, तुम्हारी बुआ सास ने अपने बेटे निखिल की शादी पक्की कर दी है। अगले महीने ही शादी होने वाली है। अरे वाह माँ जी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। फिर तो हमें अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम भी अपने लिए अच्छे कपड़े सिलवा लेना और मुझे भी एक नई साड़ी बनवानी है। ऐसा करते हैं, कल हम दोनों साथ में कृष्णा मार्केट चलते हैं। वैसे भी तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। जी माँ जी, ये तो सही कहा आपने। सविता घर के कामों से लेकर खरीदारी तक हर चीज में बहुत समझदार थी। इसी वजह से रिश्तेदारों में उसकी काफी तारीफ होती थी। जहां भी किसी के घर शादी या कोई बड़ा कार्यक्रम होता, उसे सबसे पहले बुलावा भेजा जाता था। लेकिन अब इसी बात का उसे थोड़ा घमंड भी होने लगा था। अगले ही दिन रीमा अपनी सास के साथ बाजार चली जाती है। वहां वो अपने लिए और अपनी सास के लिए कई तरह की खरीदारी करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अब निखिल की शादी में सिर्फ एक हफ्ता बाकी रह जाता है। अरे सविता, बड़ी अजीब बात है। निखिल की शादी में अब इतने कम दिन रह गए हैं, लेकिन तुम्हारी मौसी सास यानी सुनीता का अभी तक तुम्हारे पास फोन नहीं आया। नहीं तो वो तुम्हें 15 दिन पहले ही बुला लिया करती थी। कहती थी शारदा, तुम्हारी बहू तो बहुत होशियार है, शादी का सारा काम संभाल लेती है और खाना भी कितना स्वादिष्ट बनाती है। मेहमानों के खाने की जिम्मेदारी भी वही संभाल लेती है। याद है ना, उनके बड़े बेटे रोहित की शादी में उन्होंने तुम्हें 15 दिन पहले ही बुला लिया था। हाँ माँ जी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि इस बार बुआ जी ने मुझे बुलाया क्यों नहीं। सविता को ये बात अंदर ही अंदर परेशान करने लगी कि आखिर इस बार उसे बुलावा क्यों नहीं आया। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब शादी में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए। तभी अचानक फोन की घंटी बजती है। अरे लो, कमला का फोन आ गया। अरे दीदी, आप तो शादी में सिर्फ 3 दिन रह गए हैं, आप लोग जल्दी आ जाइए। आप तो जानती ही हैं, आपके बिना तो शादी ब्याह में रौनक ही नहीं आती। बिल्कुल सही कहा तुमने, हम लोग आज रात ही निकल रहे हैं। उसी रात शारदा देवी, कमल और घर के बाकी लोग शादी में शामिल होने के लिए रवाना हो जाते हैं। शादी वाले घर में चारों तरफ खूब चहल पहल थी। प्रणाम बुआ जी। खुश रहो बहू, आओ आओ। अरे भाई, जिन मेहमानों का सबसे पहले इंतजार था वही सबसे आखिर में पहुंचे। अरे कविता बहू, देखो तो दिल्ली वाली मामी जी आ गई हैं। जल्दी से इनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। जी मम्मी जी। प्रणाम मामी जी। नमस्ते जेठानी जी। कविता कमला की बड़ी बहू थी। उसका रिश्ता सविता ने ही करवाया था, इसलिए घर के लोग अक्सर उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। अरे सविता बहू, तुमने तो कमाल की बहू ढूंढ कर दी है। बिल्कुल तुम्हारी ही परछाई लगती है ये। तुम्हें पता है, निखिल की शादी की सारी जिम्मेदारी इसी ने अपने ऊपर ले ली है। मुझे तो कुछ करने ही नहीं देती। खरीदारी से लेकर हलवाई तक सब कुछ इसी ने संभाला है और अब मेहमानों की खातिरदारी भी यही कर रही है। और सुनो, जब से ये इस घर में बहू बनकर आई है ना, हमें तो रोज तरह तरह के स्वादिष्ट खाने मिलते हैं। इसके हाथों में भी बिल्कुल तुम्हारे हाथों जैसा ही स्वाद है। सास की ये बातें सुनकर सविता के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। ओ, तो बात ये है, इसने तो मेरी जगह ही ले ली। शायद इसी वजह से बुआ जी ने इस बार मुझे पहले नहीं बुलाया। खैर, कोई बात नहीं, अब मैं भी देखती हूँ कि ये कितनी काबिल है। सब लोग अपने अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम करने लगे। थोड़ी देर बाद कविता फिर से कमरे के बाहर आकर आवाज लगाती है। बुआ जी, जेठानी जी, आइए ना, खाना टेबल पर लग गया है। अरे वाह बहू, तूने तो इतनी जल्दी पूरा खाना भी तैयार कर लिया। चलो जी, अब सब लोग आ जाओ, खाना तैयार है। थोड़ी ही देर में सब लोग कमरे से निकलकर खाने की तरफ आने लगे। सब लोग डाइनिंग टेबल के पास आकर बैठ जाते हैं। टेबल पर रखे खाने से उठती खुशबू ही बता रही थी कि खाना कितना लाजवाब बना है। वाह, खुशबू तो बहुत शानदार आ रही है। अब चखने के बाद ही पता चलेगा कि स्वाद कैसा है। अरे हाँ भाभी, जरूर चखिए। अगर हमारी बहू के हाथ के खाने में कोई कमी लगे तो बताना। कमला अपनी बहू की तारीफ करते हुए फूल ही नहीं समा रही थी। वाह भाई, बड़ी तारीफें हो रही हैं इस कविता की। लेकिन ये मत भूलो मैडम, रिश्ते में मैं तुमसे बड़ी हूँ। मुझसे ज्यादा परफेक्ट तो तुम हो ही नहीं सकती। इतना सोचकर सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। जैसे ही सबने पहला निवाला मुंह में रखा, सबके चेहरे पर अलग ही खुशी दिखाई देने लगी। अरे वाह 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 कविता बहू, क्या कमाल की पनीर की सब्जी बनाई है तुमने।
सच कहूँ तो तुमने तो सविता को भी पीछे छोड़ दिया। ये बात सुनते ही सविता के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। अरे वाह, ऐसा क्या जादू कर दिया इसने खाने में। पहला निवाला खाते ही सब इसकी तारीफों के पुल बांधने लगे। फिर सविता भी धीरे से खाने का एक कौर अपने मुंह में डालती है, लेकिन जैसे ही उसने खाना चखा वो खुद भी हैरान रह गई। मानना पड़ेगा, खाना तो सच में बहुत स्वादिष्ट बना है, लेकिन इसमें ऐसी कौन सी खुशबू है। मैंने भी इतने मसाले इस्तेमाल किए हैं, मगर ऐसा स्वाद तो कभी नहीं आया। जरूर ये बहू इसमें कोई खास मसाला डालती होगी। अब तो मुझे इस पर नजर रखनी पड़ेगी, वरना रिश्तेदारी में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। कविता के हाथ के खाने की इतनी तारीफ सुनकर सविता के मन में जलन होने लगती है और यहीं से उसके मन में शक और जलन का बीज अंकुर लेने लगता है। उस दिन के बाद से जब भी कविता रसोई में खाना बनाने जाती, सविता भी किसी न किसी बहाने उसके पीछे पीछे किचन में पहुंच जाती। अरे देवरानी जी, आज खाने में क्या खास बनने वाला है? चलो मैं भी तुम्हारी थोड़ी मदद कर देती हूँ। नहीं नहीं दीदी, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप आराम कीजिए, मैं सब संभाल लूँगी। अरे नहीं, सब्जी तुम ही बनाओ, मैं तो बस ऐसे ही हाथ बटाने आ गई हूँ। इसके बाद सविता भी उसके साथ काम करने लगती है, लेकिन असल में उसकी नज़र लगातार कविता के मसालों पर ही रहती है। वो ध्यान से हर डिब्बा देखती है, लेकिन उसे कोई भी अलग तरह का मसाला दिखाई नहीं देता। अगले दिन जब कविता रसोई में पहुंची तो उसने देखा कि सविता पहले से ही किचन में मौजूद थी। अरे दीदी, आप किचन में? हाँ, बस ऐसे ही सोचा, शादी वाला घर है, तुम अकेले कितना काम करोगी। चलो मैं भी थोड़ा हाथ बटा देती हूँ। अच्छा ठीक है, ये सब्जियां ले लीजिए, आप काट दीजिए, मैं तब तक तड़का लगा देती हूँ। ठीक है, और फिर मैं आटा भी लगा दूंगी। इतना कहकर दोनों अपने अपने काम में लग जाती हैं, लेकिन सविता की नज़र बार बार कविता के मसालों के डिब्बों पर ही जाती रहती है। जैसे ही कविता मसाले का डिब्बा खोलती है, अरे ये लाल मिर्च कौन सी है? कुछ खास नहीं दीदी, बस वही साधारण बाजार वाली लाल मिर्च है। थोड़ी ही देर में सब्जी बनकर तैयार हो जाती है और उसकी लाजवाब खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। दीदी, अगर आटा लग गया है तो चलिए जल्दी जल्दी रोटियां भी बना लेते हैं। हाँ हाँ, चलो रोटी बना लेते हैं। सविता मन ही मन सोचने लगती है, ये कविता भी बड़ी चालाक है। सब कुछ इतनी जल्दी कर दिया कि मुझे समझ ही नहीं आया कि आखिर इसका राज क्या है। थोड़ी देर बाद सबके सामने खाना परोसा जाता है और एक बार फिर मेहमान उसके हाथ के खाने की खूब तारीफ करते हैं। उसी समय कमला शारदा देवी को कुछ कपड़े दिखाती है। देखिए भाभी, ये सारे कपड़े हमारी कविता बहू ने अपनी पसंद से चुने हैं और ये साड़ी खास आपके लिए लाई है। कह रही थी कि आप पर बहुत अच्छी लगेगी। वाह भाई, तुम्हारी बहू की पसंद तो बहुत शानदार है। सच में तुम्हें तो बहुत भाग्य से ऐसी समझदार बहू मिली है। अरे ये सब तो सविता बहू की वजह से हुआ है। अगर इसने हमारे रोहित के लिए इतनी अच्छी लड़की नहीं बताई होती तो हमें ऐसी बहू कहाँ मिलती। धन्यवाद सविता बहू। अरे मामी जी, इसमें धन्यवाद की क्या बात है। लेकिन बाहर से मुस्कुराने वाली सविता के मन में कुछ और ही चल रहा था। मेरी ही किस्मत खराब थी जो मैं इस लड़की को अपनी देवरानी बनाकर ले आई। पहले तो हर जगह मेरी ही तारीफ होती थी, अब तो जैसे कोई मुझे पूछता ही नहीं। कविता की बढ़ती तारीफों से सविता के मन में जलन और बढ़ने लगी। शाम को जब कविता किचन में नहीं थी तो सविता चुपके से उसकी रसोई में जाकर मसालों के डिब्बे देखने लगी। वो एक एक डिब्बा खोलकर देखने लगी, लेकिन उसे कहीं भी कोई अलग मसाला नहीं मिला। लगता है उसने वो खास मसाला कहीं छुपा कर रखा है, शायद फ्रिज में रखा हो ताकि कोई देख ना सके। फिर वो फ्रिज खोलकर भी देखने लगती है। वो पूरा फ्रिज छान मारती है, लेकिन वहां भी उसे कुछ नहीं मिलता। पता नहीं कहाँ छुपा कर रखा है इसने वो मसाला। तभी अचानक कविता किचन में आ जाती है। अरे दीदी, आप यहाँ? सच कहूँ कविता, मैं वही मसाला ढूंढ रही थी जो तुम सब्जी में डालती हो, जिसकी खुशबू से ही पूरे खाने का स्वाद बदल जाता है। मैंने पूरा किचन देख लिया, लेकिन मुझे कहीं भी वो मसाला नहीं मिला। देखो मेरी हालत, मैं तो थककर पसीने पसीने हो गई। सविता की बात सुनकर कविता हल्के से मुस्कुरा देती है। ओह, तो बात ये है दीदी, आप जानना चाहती हैं कि मैं सब्जी में ऐसा कौन सा खास मसाला डालती हूँ। ठीक है, आज मैं आपको अपने स्वादिष्ट खाने का राज बता ही देती हूँ। इतना कहकर कविता किचन के प्लेटफॉर्म पर रखी एक प्लेट उठाती है। देखिए दीदी, यही है मेरे स्वाद का छोटा सा राज। मैं अपनी सब्जी में बस ये भुने हुए टमाटर डालती हूँ।
जब टमाटर को हल्का सा भूनकर सब्जी में डाला जाता है तो उसका स्वाद बिल्कुल बदल जाता है। क्या सिर्फ भुने हुए टमाटर? ये सुनते ही सविता की आंखें बड़ी हो जाती है। अब सविता को अपनी ही हरकत पर हंसी आने लगती है। वो सोचने लगती है कि वो बेवजह ही इतने दिनों से किसी रहस्यमयी मसाले की तलाश कर रही थी। इसके बाद सविता भी खुशी खुशी शादी के बाकी कार्यक्रमों में शामिल होने लगती है। कुछ दिनों बाद जब वो अपने घर वापस लौटती है तो एक दिन वो भी रसोई में जाकर वही भुने हुए टमाटरों वाली सब्जी बनाती है। फिर वो बड़े प्यार से वो खाना अपने घर वालों को परोसती है। वाह सविता, आज तो तुमने कमाल का खाना बनाया है। सब्जी का स्वाद तो सच में बहुत ही शानदार है। घर वालों की तारीफ सुनकर सविता के चेहरे पर भी खुशी की चमक आ जाती है। अब उसे समझ आ गया था कि कभी-कभी छोटी सी चीज भी खाने का स्वाद पूरी तरह बदल सकती है।